हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अपना ये लेक्चर नंबर सेकंड है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाइए फर्स्ट लेक्चर को वॉच कीजिए, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर पे आइए, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है कुछ, अगर आपने इंडिया पहले से नहीं पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होगी। आज पहले हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, उनके बारे में पहले एक हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। प्रीवियस में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ पीपी, पीपी किसको बोलते हैं। देन हमने कवर किया था स्कोप ऑफ इंडिया 16 किस किस एसेट पे अप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा बेरर प्लांट के बारे में कि बेरर प्लांट किसको बोलते हैं और क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी जब हम किसी भी प्लांट को बेरर प्लांट बोलेंगे। देन देखा हमने कि कितने टाइप से हम पीपी को अक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और फिर हमने जो लास्ट में देखा था कि अगर हम कैश में परचेज करते हैं पीपी, तो उस संबंध में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं जो पीपी की कॉस्ट में ऐड की जाती हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट था जो वो हमने सीखा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है और डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कैसे ऐड किया जाता है पीपी में। हमने पूरा एक क्वेश्चन देखा था और आज इस पे क्वेश्चन भी एक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि पीपी की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट ऐड की जाती हैं। परचेस प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्स ड्यूटीज़, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो ये कुछ कॉस्ट थी जो ऐड की जाती हैं पीपी की कॉस्ट में, कैपिटलाइज की जाती हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी कौन सी कॉस्ट हैं जिनको हम ऐड ही नहीं करते हैं। कभी कभी एग्जाम में दो चार कॉस्ट ऐसी दे देता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको आप ऐड कर देते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि कौन सी कॉस्ट हैं जो ऐड नहीं करते हैं पीपी की कॉस्ट निकालते टाइम। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस नॉट टू बी इनकर्ड इन कॉस्ट ऑफ पीपी। पीपी की कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे नहीं दिखाए जाते हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपने एडवर्टीजमेंट पे किए हैं। सपोज डेट आपने एक नया ऑफिस खोला। ऑफिस जो है वो आपका पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो प्रॉपर्टी में कवर हो गया आपका ऑफिस। तो ऑफिस इज पीपीई फॉर यू। ठीक है, आपने कोई एक ऑफिस खोला, क्या हुआ कि ऑफिस का जो एड्रेस है वो न्यू एड्रेस है, लोगों को पता नहीं उस ऑफिस के बारे में। आपने क्या किया, उसका एडवर्टीजमेंट करवाया ताकि लोग उस ऑफिस तक पहुँचे, उस ऑफिस तक पहुँचे और उस ऑफिस को जाने। तो आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करवा दिए, तो उसका पीपीई से क्या संबंध। ठीक है, तो इन कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, उसका पीपीई को लाने से सिंपल सा इंडिया 16 ये बोलता है कि कोई भी खर्चा किया गया है पुट टू यूज तक, वो भी असेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए। तो क्या ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पीपीई को उसके प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए किए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को इग्नोर करेंगे, उसको पीपीई के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। राइट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, सेरेमनी एक्सपेंसेस, आपने कोई ऑफिस खोला, न्यू ऑफिस, ऑफिस का आपने इनोग्रेशन करवाया, अक्षय अक्षय कुमार को बुला लिया, इनोग्रेशन में खर्चे कर दिया आपने करोड़ों रुपए। ठीक है, उस ऑफिस के इनोग्रेशन में, तो क्या ये कॉस्ट ऑफ पीपी होगा? बिल्कुल भी नहीं। इनोग्रेशन एक्सपेंसेस का पीपी की कॉस्ट से क्या मतलब। ठीक है, इसलिए भी इस खर्चे को भी हम इग्नोर करेंगे, कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं दिखाएंगे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड। ये ऐसे खर्चे होते हैं जब एसेट कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो एसेट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये खर्चे देखने को मिलते हैं। आपको भी पता होगा कि जनरल ओवरहेड किसे कहते हैं। तो अगर कोई जनरल ओवरहेड है तो जनरल ओवरहेड को हम अवॉइड करेंगे, उसकी कॉस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे। एडमिन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, मान लो ऑफिस का रेंट, ऑफिस की सैलरी। ठीक है, इसका पीपी से क्या लगा देना। इन कॉस्ट को भी हम इग्नोर करते हैं, इन कॉस्ट को भी हम पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड नहीं लेते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ओवरहेड है, स्पेसिफिक ओवरहेड सिर्फ पीपी को उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए किया गया है, तो वो उस ओवरहेड को कंसीडर कर लेंगे। आपको एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में देगा विधिवत कि ये जनरल ओवरहेड है या स्पेसिफिक ओवरहेड है। अगर जनरल ओवरहेड है तो आपको अवॉइड करना है, आपको उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। फिर आता है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये ऐसे मशीन है जिसको
एम्प्लॉय चला नहीं पाते हैं या जो स्टाफ है उसको ऑपरेट नहीं कर पाता है, आपने एक ट्रेनर को बुलाया उस मशीन को सिखाने के लिए कि वो मशीन कैसे चलाई जाएगी। अब क्या जो कॉस्ट वो इनकर की गई है उस कॉस्ट को हम पीपी की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, उसको हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बिल्कुल भी इसको हम ऐड नहीं करने वाले। उसके बाद जस्ट वेट। हम्म उसके बाद है ऑपरेटिंग लॉस एंड इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग लॉस इन इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस। मान लो आपने कोई मशीन, ऐसी मशीन परचेज की है और उस मशीन में कोई दिक्कत है या उसको आप फुल कैपेसिटी तक यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से लॉसेस आ रही हैं बिजनेस में, तो उस लॉसेस को भी हम इग्नोर मारेंगे। ऐसी लॉसेस को हम पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसको पीएनएल में चार्ज करेंगे। तो ये कुछ कॉस्ट हैं: एडवर्टीजमेंट, इनोग्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस। इन खर्चों को हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे, पीएनएल में दिखा देंगे, और असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेज स्पेसिफाइड अबव शैल बी रिकॉग्नाइज होंगे इन पीएनएल, ठीक है, इनको हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे, बात खत्म, झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, आपके स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, जस्ट वेट। ये आपकी स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, पहले क्वेश्चन करेंगे चीज़ें और समझ में आएंगी, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कितना भी थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड सेटअप अ प्लांट एट एट दी परचेज प्राइस। तो प्लांट की परचेज प्राइस क्या है? 5 लाख प्लस जीएसटी 18%, इंट्रास्टेट फ्रेट पेड 20,000, 20,000 रुपये का भाड़ा पे किया, उस पर भी जीएसटी कितनी है? 18%। 10,000 पे किए गए हैं एम्प्लॉई एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए कितने खर्चे हुए हैं? 10,000 रुपये पे खर्चे हुए हैं। आफ्टर द प्लांट वाज पुट टू यूज, मतलब पुट टू यूज हो गया प्लांट, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर हुई है कितनी? 5,000। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 5,000। मेजर द इनिशियल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज, पास जर्नल एंट्री, ठीक है। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट 30,000, प्रेजेंट वैल्यू 12,000 रुपये की है। हमने समझाया था कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ पीपी, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्या क्या निकाल के आपको दे दिया है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अब इसको, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। आइए क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले निकालेंगे क्या? स्टेटमेंट showing cost of पीपीई। पहले हमें पीपी की कॉस्ट पता होगी तभी तो उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या होता है? परचेज, परचेज प्राइज, परचेज प्राइज, परचेज प्राइस कितनी है? 5 लाख। कितनी परचेज प्राइस? 5 लाख, 5 लाख। भाड़ा कितना है? 20,000 का, और 10,000 खर्चे हुए हैं इंस्टॉलेशन पे। तो आपका जो फ्रेट हो गया
20,000 का, क्योंकि फ्रेट हमारा कॉस्ट है पीपी का, इसलिए इसको हम ऐड कर लेंगे। प्लस क्या था, इंस्टॉलेशन था। इंस्टॉलेशन चार्ज कितने अपने हैं, 10,000। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो खर्चा हुआ है वो हुआ है पुट टू यूज होने के बाद कॉस्ट इनकर की गई है 5,000 एज ए रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो आपको पता है कि रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती हैं वो पेंडल में जाती हैं, वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होती हैं। राइट। तो आइए यहाँ पे फ्रेट हो गया, यहाँ पे डाल देंगे इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी हमारी है, 10,000 है, 10,000 राइट। और उसके बाद हमारी एक आ जाएगी कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये कितनी है, 12,000 है। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ पीपी निकलेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पीपीई वो निकलेगी हमारी 5,42,000, राइट। ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी निकलेगी 5,42,000। अब पहला काम तो हमने कर लिया, कॉस्ट निकाल दिया। जब कॉस्ट निकल गई, अब जनरल एंट्री पास कर लेंगे। जनरल एंट्री पास करना बहुत ईजी है, लेकिन उससे पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको जीएसटी का, वर्किंग नोट। हाँ, ये पॉइंट मैं आपको समझाता भी हूँ जीएसटी के संबंध में। जीएसटी इज नॉन रिफंडेबल टैक्स, इसलिए जीएसटी को हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं पीपी की कॉस्ट निकालते टाइम। ठीक है। सॉरी, जीएसटी इज रिफंडेबल टैक्स, इसलिए उसकी कॉस्ट को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। बट अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स होगा उसको हम ऐड करेंगे, बट जीएसटी इज रिफंडेबल टैक्स। ठीक है। तो वर्किंग नोट अगर मैं बनाऊँ तो आपका जीएसटी अमाउंट कितना निकलेगा, जीएसटी अमाउंट, ठीक है, एक आपका हो जाएगा, एक पे निकलेगा 5 लाख पे, 5 लाख पे 18% है, प्लस 20,000 पे 18% है, भाड़े पे है और परचेज प्राइस पे, राइट। तो हमें निकालते हैं पहले सी जीएसटी ऑन परचेज, फिर एस जीएसटी ऑन परचेज। ठीक है। सी जीएसटी ऑन परचेज एंड ए जीएसटी ऑन परचेज। तो ये कितना का है, 5 लाख का है। तो यहाँ निकालेंगे हम 5 लाख का 9%, ये हमारा हो जाएगा 45,000। और ये जीएसटी भी सेम हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45,000। टोटल जीएसटी अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा परचेज पे, 90,000। तो मतलब सप्लायर को कितना पे किया गया होगा, 5 लाख ये पे किया होगा, प्लस 90,000 ये पे किया होगा। सप्लायर को 5,90,000 रुपये पे किए होंगे, और जो बिल बना होगा वो 5,90,000 रुपये का बना होगा। ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया हमारा परचेज के संबंध में। दूसरा हमारा निकलेगा फ्रेट के संबंध में, जीएसटी अमाउंट ऑन फ्रेट। फ्रेट पे निकलने वाला है, फ्रेट पे कितना निकलेगा, सेम सी जीएसटी ऑन, ये फ्रेट का अमाउंट कितना है, 18,000 है, सॉरी 20,000 है, 20,000, 9% इसका ये निकल जाएगा। एंड एस जीएसटी ये निकल जाएगा 20,000, इसका 9%, ये हो जाएगा हमारा
1800, ये हमारा हो जाएगा 1800, टोटल हमारा हो जाएगा 3600। यहाँ टोटल जीएसटी कितना हमने पे, सप्लायर ने कितना पे किया, टोटल जीएसटी पे किया उसने, एस जीएसटी उसने पे किया 45,000 प्लस 1800, और सी जीएसटी पे किया 45,000 प्लस 1800, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 46,800, 46,800। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में एंट्री पास की गई हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो अगर आप अमाउंट नहीं निकालेंगे तो आप एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। चलिए अब आप करते हैं एंट्री पास। अच्छा, दो तरीके हैं एंट्री पास करने के। पहला तरीका ये कि आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप सेपरेट एंट्री पास कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आप करिए, मैं दोनों करके आपको दिखा देने वाला हूँ, तो दोनों तरीके सही हैं। पास करते हैं जनरल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। तो पहले हम पास करते हैं इन पीपीई की रिकॉर्डिंग की, पहले हम पास करते हैं पीपीई के संबंध में। तो हमारा हो जाएगा पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये प्रोविज़न 12,000 का हमने बनाया था, आपको पता अगर हो। यहाँ ये रहे 12,000। दूसरा, टू बैंक, बैंक से पैसा कितना निकला पीपीई को अक्वायर करने के संबंध में। टोटल तो 5,42,000 रुपये की कॉस्ट आई पीपीई की, लेकिन ये जो 12,000 रुपये हैं 5,42,000 में से, ये 12,000 रुपये पे किए जाएंगे जब असेट की लाइफ, यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, उस पर पे किए जाएंगे। इसलिए तो इसकी लाइबिलिटी बनाई गई है, लाइबिलिटी क्रिएट की गई है। तो ये 12,000 रुपये अभी सप्लायर एक्स लिमिटेड के पॉकेट से नहीं निकलने वाले हैं। एक्स लिमिटेड कितना पे की होगी, 5 लाख पे की होगी, आपका ये फ्रेट पे की होगी, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह पे की है। ये पैसा उसके जेब से निकला है, ठीक है। तो 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000, 5,30,000 रुपये। तो बैंक से कितना गया, टू बैंक 5,30,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी कैपिटलाइज, 5,42,000, 5,42,000 बीइंग इनिशियल रिकग्निशन डन। ठीक है, रिकॉर्ड हो गई बुक्स में, पीपी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद अब करते हैं जीएसटी के संबंध में एंट्री। जीएसटी तो हो जाएगा यहाँ पे सी जीएसटी, ये हो जाएगा हमारा अकाउंट डेबिट, यस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट भी पे किया होगा सप्लायर को। कितना, 45,000 यहाँ, 1,800 यहाँ, ये टोटल अमाउंट। तो सी जीएसटी का अमाउंट कितना है, 46,800, और 46,800, 46,800, और टोटल अमाउंट पे किया होगा 46,800 प्लस 93,600, ये 93,600 बीइंग जीएसटी रिसेवेबल एंट्री मेड,
ठीक है। CGST डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक। अब CGST SGST डेबिट क्यों क्या है? क्योंकि ये एसेट है, इसको एसेट माना जाएगा, ये रिसीवेबल है। फ्यूचर में इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में यूज़ करेगा टैक्स लिमिटेड, ठीक है, इसलिए ये एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी ये एसेट साइड में। एंड तीसरी एंट्री हमारी बची जो, तीसरी एंट्री किसके संबंध में है? वो है रिपेयर मेंटेनेंस के संबंध में। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के संबंध में कितना खर्चा किया था देखते हैं क्वेश्चन में। ये खर्च किया है 5000, मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड 5000। ये तो यहाँ हो जाएगा हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी हो जाएगी डेबिट टू बैंक से कितना पैसा गया? 5000, 5000, 5000। ये हो गई हमारी सेपरेट, जब हम अलग अलग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जब हम अलग अलग सेपरेट एंट्री पास करेंगे तो जो हमारी एंट्री पीबी के संबंध में हो जाएगी, उसके बाद जीएसटी के संबंध में, उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस के संबंध में, ये हमारी एंट्री पास हो गई। बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया? कंबाइंड एंट्री पास किया है, तो वो भी हम दिखा देते हैं। अगर हम इसको मैच करवाएं तो टोटल पैसा कितना गया पॉकेट से? देखो, एक बैंक की एंट्री यहाँ पास है, एक बैंक की एंट्री यहाँ पास है, कितना? 5,30,000 रुपये। दूसरी बैंक की एंट्री यहाँ पास है 93,600। और अब तीसरी बैंक की एंट्री हम यहाँ पास की है 5,000। तो टोटल अगर देखें, टोटल बैंक से पैसा कितना निकला? 5,30,000 प्लस 93,600 एंड प्लस 5,000। इसको ऐड करो, ये आपका हो गया 5,30,000 प्लस 93,600 प्लस 5,000। ये हो गया 6,28,600। ये पैसा निकला। आइए इसको मैच करवाते हैं आपके इंस्टीट्यूट से। देखो क्या किया है यहाँ पे। उन्होंने कितनी की एसेट रिकॉर्ड की? देखिए, परचेज प्राइस कितना लिया? 5,00,000। उसके बाद फ्रेट 20,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट 12,000 रुपये। टोटल कितने की रिकॉर्ड किया? 5,42,000 रुपये की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जीएसटी मेंटेनेंस कॉस्ट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट, क्योंकि रिफंडेबल होता है। अगर ये नॉन रिफंडेबल होता तो यहाँ पे कैपिटलाइज हो जाता, ऐड कर लेते, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो एंट्री पास की वो कंबाइंड एंट्री पास की। मशीनरी कितने की रिकॉर्ड की है? 5,42,000 रुपये की, ठीक है। सेम हमने भी रिकॉर्ड किया है, आइए आपको दिखाते हैं। 5,42,000 रुपये की, ये रही 5,42,000 रुपये की हमने रिकॉर्ड किया, 5,42,000 रुपये की। दूसरा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 46,800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 46,800। हमने भी रिकॉर्ड किया है 46,800, 46,800। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 5,000 रुपये डेबिट किए। टोटल बैंक से कितना पैसा गया? 6,28,600। प्रोविजन कितने का बुक कर लिए? 12,000 रुपये का। सब कुछ वही है, बस हमने क्या किया है कि सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग कर दिया है समझने के लिए, ताकि समझ में बेहतर आए। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने उसको कंबाइन करके दिखा दिया है। आपके पास चॉइसेस है, आप चाहे तो सेपरेट दिखा सकते हो, चाहे तो आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 6,28 का यहाँ पे कैश इनफ्लो हुआ है 6,28,600 रुपये का। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ देखूँ
तो यहाँ भी कितना 6,28,600 रुपये का यहाँ भी इनफ्लो सेम हुआ है। आप मैच कर सकते हो, ये 6,28,600 ये टोटल बैंक हमारा गया हुआ है, और 6,28,600 यहाँ भी गया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे वर्किंग कुछ किया है, इन्होंने जीएसटी निकाला हुआ है 46,800, 46,800। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो जीएसटी वाला एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा और जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, बस एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है। बाकी ये क्वेश्चन मक्खन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आइए। ये क्वेश्चन है आपका, हम्म, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर है दिसंबर 23 का। ये आपका दिसंबर 23 का है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, का पार्ट ये। ऑन 1/4/2020 विष्णु लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ मशीन इन रेंटेड प्रमाइसेस एट कॉस्ट 25 लाख रुपीज। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 25 लाख रुपए की मशीन है, इंस्टॉल किया है मशीन। ठीक है, उसकी लाइफ कितनी है? 3 साल। मशीन की लाइफ कितनी है? 3 साल। एज पर रेंटल एग्रीमेंट द मशीन शुड बी decommissioned एंड द बिल्डिंग शुड बी ब्रॉट टू इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। बोला कि एग्रीमेंट किया गया था लेसर के साथ कि जब इस मशीन को यहाँ से ले जाया जाएगा तो जो बिल्डिंग की जो कंडीशन जो पहले थी वैसे सेम कंडीशन में उस बिल्डिंग को किया जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट यहाँ पे इनकर होने वाली है। क्वेश्चन इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर की जाएगी। द कंपनी शुड इनकर द कंपनी शुड इनकर 4 लाख रुपए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू रिस्टोर द प्रेमाइसेस ओरिजिनल पोजीशन। लो आ गई बात कि 4 लाख रुपए कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा 3 साल के एंड में एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एज्यूम बारोइंग रेट अप्लीकेबल टू इंटिटी 10%। ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए बताया गया है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर आप इस रेट को यूज करके निकालेंगे। पास जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है। वही बात यहाँ पे भी आ गई कि थर्ड ईयर के एंड पे इनको 3 लाख रुपए खर्च करने हैं, और अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इसको पीपी की कॉस्ट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंपल सा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे पीपी कॉस्ट के साथ। आइए देखते हैं, करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, एज पर इंडिया 16 कॉस्ट इंक्लूड आपकी जो रिकमेंसिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, किसी किसी भी नेम से इसको बोल सकते हैं। द एंटिटी शुड कैपिटलाइज करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर ऑफ डिस्काउंटिंग वी शुड यूज बिफोर टैक्स बोरोइंग रेट अप्लीकेबल टू द स्पेसिफिक एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पीपीई, पीपी की कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले परचेज प्राइस क्या थी? परचेज प्राइस ऑफ एसेट क्या थी? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस थी 25 लाख। 25 लाख परचेज प्राइस थी, और 4 लाख रुपए खर्च करेगी एट द एंड ऑफ ईयर थर्ड एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो 25 लाख यहाँ पे लिखते हैं, ये रहा 25 लाख, 25 लाख। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे प्रोविजन
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये कैसे निकलेगी? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू कॉस्ट, जो हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। ये तरीका है निकालने का। तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या निकलेगा। थर्ड ईयर एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या निकलेगा 10% की रेट से। अब ये तो आपको निकालना आता ही होगा। तो हम मानते ये निकला अपना 0.751, यही रहेगा ना, इनटू कॉस्ट कितनी 4 लाख। तो कितनी कॉस्ट निकल के आ गई? 4 लाख इंटू 0.751, 3 लाख 400, 3 लाख 400 ये हमारी निकल के आ गई। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई कितनी निकल के आ गई 25, 3, 28, 28 लाख 28, 28 लाख 400 ये हमारी निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ पीपीई। अब कॉस्ट निकल के आ गई, जर्नल एंट्री पास करना बड़ा आसान, पास करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, टोटल पीपी रिकॉर्ड हमारी हो जाएगी 2800,400। टू बैंक से कितना पैसा गया, ये 25 लाख, 25 लाख बैंक से पैसा गया 25 लाख। और जो प्रोविजन बना देंगे हम कितने का फ्यूचर में, लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी हमारी 3 लाख की, 3,04,000 की ये लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी फ्यूचर में। इसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, 3 ईयर के एंड पे ये इसको पेमेंट करके ख़त्म करना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बीइंग इनिशियल रिकॉग्निशन डन, पास हो गई, जनरेटरी पास हो गई। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका, ये आया था, देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड किए टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी, टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी कैपिटलाइज्ड कितने की हो गई 28,04,000, राइट। बट यहाँ इन्होंने जर्नल एंट्री पास नहीं किया है, हमने जर्नल एंट्री भी पास कर लिया। क्वेश्चन में तो बोला था कि रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, बट सिर्फ यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिखा दिया है कि कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। हमने जर्नल एंट्री भी पास कर ली। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए इस पे कि अगर कोई एसेट कैश में परचेस की जाती है तो हमारी क्या क्या कॉस्ट उसमें आती हैं। तो इसके संबंध में 2 क्वेश्चन कर लिए, आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो है एसेट परचेस करने का कि हम कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं एसेट का, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने वो पढ़ा एडवर्टीजमेंट वगैरह जो एक्सपेंसेस हैं, इनोग्रेशन एक्सपेंसेस हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड नहीं होते हैं, और हमने 2 क्वेश्चन किए। तो आज के लिए इतना ही।